ओके, तो अब मैं कुछ केसेस डिस्कस करता हूं। ये थे मेरे पास फेज से रिलेटेड बातें, और अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंपोनेंट क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से सारा कुछ बदलने वाला है चैप्टर के अंदर। कंपोनेंट क्या चीज होती है ये पता लगाना। यस, देखिएगा, तो अब मैं बात करता हूं कंपोनेंट क्या होता है। पहले डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। यस, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स, वो भी स्मॉलेस्ट, जिससे आपको क्या करना है, हर एक फेज की कंप्लीट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक फेज है, सपोज करिए एक लिक्विड फेज है, और एक लिक्विड फेज में आपने तीन चीजें मिक्स कर रखी हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि उसमें जो तीन चीजें हैं उसमें कितने कंपोनेंट है जो आपको बताने पड़ जाए उस फेज को समझाने के लिए, और कम से कम कितने बताने पड़े कि उस फेज को मैं कंप्लीटली समझा सकता हूं, ये कह रहा है। मेरी बात समझा रही है बेटा क्या कह रहा हूं? यस, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, आपको करना है एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट। क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, हर एक फेज को समझाने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूट की जरूरत है, और वो भी कितने स्मॉलेस्ट, कम से कम कितने बताने पड़े कि मैं उसके फेज की कंप्लीट कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकूं। अब मान लीजिए, इसको बड़ा एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझाता हूं, वरना आपसे जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होंगे। ओके ओके बेटा, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यस बेटा, यस सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके क्लास में तीन बच्चे हैं, और तीन बच्चों की बात मैंने करनी है, और मैंने पहले कह दिया कि तीन बच्चे इस क्लास में। ओके, मैंने कहा कि तीन बच्चों में मैंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, मेरे पास 100 रुपए हैं, एक बच्चे को मैंने 70 दे दिए, एक बच्चे को मैंने 20 दे दिए, तो 90 दे दिए ना। तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि तीसरे बच्चे को मैंने 10 दिए। तो मुझे मिनिमम कितने बताने पड़े? दो ही बातें बतानी पड़ी ना, तीसरी तो अंडरस्टूड ही हो जाएगी। यस, तो ऐसे वो कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई चीज है, उसको समझानी है, और समझाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट कितने कंस्टिट्यूएंट को बताना पड़ेगा, वो भी मिनिमम कितने को बताना पड़ेगा, वही उसके कंपोनेंट्स होंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेके समझाता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए आपने हीट कर दिया, वहां लाइम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो मैं मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम से बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड बताई जा सकती है। लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दो को उठाऊं तो उनका सम कैल्शियम कार्बोनेट बता देगा। अगर मुझे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का पता करना है, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट में से लाइम कितना है वो माइनस कर दूं, बची हुई क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आपको कितने कंस्टिट्यूएंट की जरूरत पड़ेगी ताकि उसकी कंपोजिशन को आप समझा पाए, वही उसके कंपोनेंट होंगे। यस, ओके, तो इसी चीज को लेते हुए मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिए। मान लीजिए आप, मेरे पास एक एग्जांपल है कि आइस, वाटर और वेपर्स तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में, हालांकि सभी किसके बने हुए हैं? वाटर के ना। मुझे तीनों को समझाने के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तीनों में ही कौन है? आइस में भी वाटर है, लिक्विड फॉर्म में भी H2 है, वेपर में भी H2 है। कंपोनेंट कितने? चीज तो एक ही है, वो कौन है? H2O। ओके, तो अगर इसका मतलब इन तीनों फेज को अगर मुझे एक साथ समझाना है, तो सिर्फ मुझे वाटर के बारे में बताना है, एक ही कंपोनेंट है वहां पे। दिस इज द वन कंपोनेंट सिस्टम। फेज ही अलग अलग है, बस वही आइस में है, वही वाटर फॉर्म में है, वही वेपर फॉर्म में है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास सल्फर की बात करता हूं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर है, तो चारों के चारों सल्फर ही ना, फेज ही तो अलग है। कंपोनेंट कितने हैं? सिर्फ सल्फर ही तो है। यस, तो सल्फर एक ही कंपोनेंट है इसके अंदर। अब आपको कंपोनेंट पहचानने हैं कि कितने हैं। ओके, तो एक सिस्टम अगर सैचुरेटेड NaCl आपके पास है, इसका मतलब उसमें सॉलिड साल्ट, ठीक है बेटा, मेरे पास स्क्रीन में नहीं है, अदरवाइज चलो मैं किसी और एग्जांपल से इसको समझा देता हूं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और उसमें डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। यस, एक क्लोज कंटेनर है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है। पहले बेटा मैं समझा देता हूं, उसके बाद पूछूंगा। यस, देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करोगे क्या बनेगा? लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा ना। अब देखिए, आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना है तो बना किससे होगा? आप एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बता दीजिए, एक लाइम के बारे में बता दीजिए, दो के बारे में बता दीजिए, तीसरा अपने आप अंडरस्टूड है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, क्या है,
वो पता लगा सकते हो। लाइम पता लगाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट था, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, पीछे बचा हुआ लाइम है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट कितना था ये चाहिए, तो ये दोनों भैया कितने कितने ये बता दो, कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप पता लग जाएगा। इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में जरूरत पड़ी, कौन कौन सी? अगर इसमें तीन चीज़ें हैं तो आपको दो बतानी पड़ेगी, तब आप तीसरी अपने आप समझा सकते हैं। यस, ये बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट और देख लीजिए, अब आपको बताना है कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर आपने हीट कर दिया किसको? अमोनियम क्लोराइड को। तो बेटा अगर अमोनियम क्लोराइड हीट होगा तो अमोनिया बनेगी और HCl बनेगा। देखिए अमोनियम क्लोराइड अगर आप हीट करोगे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, अमोनिया गैस है, HCl वेपर है। अब आपको ये बताना है इसमें कितने कंपोनेंट हैं, आपको मिनिमम बताने पड़ेंगे। कितने कंपोनेंट आपको बताने पड़ेंगे? यस, कितने कंपोनेंट बताने पड़ेंगे बेटा? यस यस बेटा, बेटा आंसर बताएंगे। आपको कितने कंपोनेंट बताने पड़ेंगे इसमें? अमोनियम क्लोराइड है किरण 2, आपको लगता है HCl बताना पड़ेगा, तो कितनी अमोनिया कितनी अमोनियम क्लोराइड है? सर दोनों बता दो, HCl बता दूंगी। यस, यही है क्या? सबके माइंड में यही है बेटा? नहीं, मैं इस पे टाइम वेस्ट, सभी पूरी क्लास वेरी गुड टू, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा ध्यान होता तो मैं आंसर बता चुका था इसके अंदर ही, तभी मैं बैक गया था। आंसर इज 1, बिल्कुल आंसर इज 1। रेनू ऐसी है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पकड़ रही है बात को, देखिएगा। यस यस, आंसर इज 1 हेयर। अब कैसे बताता हूं, कैसे देखिएगा बेटा। जितना, क्योंकि ये दोनों गैस है, तो जितनी अमोनिया बनेगी 1 मोल, उतना ही 1 मोल HCl बन जाएगा बेटा। यस, तो ये जितनी बनेगी उतनी तो यही बन जाएगी, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जितनी ये है उतना ये डबल कर दो, वो ये आ जाएगा, तो एक ही चीज से आ जाएगी दोनों चीज। तो आपको क्या जरूरत थी बेटा दूसरी पता लगाने के लिए कि वो कितनी है, क्योंकि वो दोनों गैसीय फेज में, वो तो एक ही फेज है। आपको जरूरत ही नहीं थी वो दोनों अमाउंट, तो आप जितना NH3 बनेगा उतना ही HCl बनेगा। यस, वाचिंग और कम हो चुके हैं बेटा मेरे पास, इसका मतलब आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, मैं इसको फास्ट और अभी निकाल देता हूं फास्टली। यस, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा आपका। यस, ये देखिए, तो इसमें एक ही कंस्टिट्यूएंट था, आपको एक ही कंस्टिट्यूएंट से बाकी दो फेज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये बात मैंने आपको बोल के बता दी कि जितना HCl होगा उतना ही अमोनिया बनेगी, तो उनका अमाउंट तो एक जैसा ही रहेगा। तो HCl कितना है ये आपको अमोनिया से पता लग जाएगा, अमोनियम क्लोराइड कितना है, अमोनिया को डबल कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उतना ही HCl बना होगा। यस, क्लियर। तो इसके बाद मैं देखिए अब कुछ और बात करता हूं। ऐसे अगर नहीं समझ आता तो निकालने का तरीका क्या है? यस, ऐसे अगर नहीं समझ आता तो निकालने का तरीका दिया गया, ये ध्यान से देखिए। और निकालने का तरीका C = N - E - R। अब ये क्या चीज है देखिए, N - E - R। किरण बेटा एक से तो नहीं होता ना। यस, हमें तो पूरी क्लास को देखना पड़ रहा है ना बेटा, हमें भी तो वेट करते होंगे, कोई सारा दिन से वेट। हम भी ये सोचते हैं बेटा बच्चों के लिए जा रहे हैं, अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो देखिए टीचर क्या कर सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, लेक्चर को ठीक से ही पढ़ाऊंगा, वो चिंता आप मत कीजिए। यस, देखिए, तो C = N - E - R। तो C यहाँ पर क्या चीज है? C इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, N इज द टोटल नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, E = इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम, एंड R = नंबर ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रेस्ट्रिक्शन। अब ये क्या चीज है देखिए, अगर आप, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल बताया, अगर आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। यस, C = N - E - R। यस, N - E - R। तो अब ये क्या क्या चीज है? C = कंपोनेंट, N = टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, E = इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम, एंड R = इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रेस्ट्रिक्शन। अब इसको मैं विद एग्जांपल समझाता हूं, अब बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी बातें, देखिएगा। अब मान लीजिए आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर एक सिस्टम दे दिया, अब आपको नहीं पता, आप ये भी नहीं जानते वो डिसोल्व होगा नहीं होगा, और बाद में पहचान पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कुछ केस कंसीडर कीजिए। अब वो मैं केस समझाता हूं, देखिए। मान लीजिए इसके 3 केस है। 3 केस का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, आपको क्या कहा कि कोई भी अपने आयन में डिसोसिएट नहीं हो रहा,
नो डिसोसिएशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, आपको दिया सोडियम सल्फेट एंड वाटर, अब ना ही तो सोडियम सल्फेट अपने आयन में टूट रहा और ना ही वाटर अपने आयन में टूट रहा। तो देखिए आप सोच के देखिए आपके पास केस क्या होगा, आपके पास केस क्या होगा, एन कितने हैं, एक वहां सोडियम सल्फेट है और एक वहां वाटर है, चीज तो दो है ना उस पूरे के अंदर। फेज को भूल जाइए कि सर सारा मिक्स होके एक ही बन गया, वो भूल जाइए। चीजें कितनी है, चीजें एक तो उसमें सोडियम सल्फेट है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट ढूंढिए उसमें कितने हैं, एक सोडियम सल्फेट है एक वाटर है, क्योंकि सोडियम सल्फेट भी अपने आयन में नहीं टूट रहा इसलिए ना कोई Na पॉजिटिव बना ना कोई सल्फेट बना, वाटर भी अपने आयन में नहीं टूटा तो ना H पॉजिटिव बना ना OH नेगेटिव बना, और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई उसने ये भी नहीं कहा कि डिसोल्व होके उसने सैचुरेटेड स्टेज आई, ये है वो है, तो यस ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहां से क्लियर है कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे कि यहाँ इक्विलिब्रियम क्या है, कोई इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी नहीं है। अब ये क्या है अगले एग्जांपल में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए N आपके पास क्या है 2, E आपके पास 0, R आपके पास 0, यस। तो C की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, N माइनस E माइनस R, तो आपके पास वैल्यू क्या हुई 2 माइनस 0 दैट इज 2, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, यस। अब आप इस एग्जांपल से देखिए आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगी, यस। उसने क्या कहा है, सिर्फ साल्ट ऐसा है जो अपने आयन में टूट रहा है, मतलब पानी डिसोसिएट नहीं हो रहा, सिर्फ कौन डिसोसिएट हो रहा है, सिर्फ साल्ट अपने आयन में टूट रहा है। इसका मतलब कौन टूटेगा, Na2SO4 टूटेगा और कोई भी अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ सोडियम सल्फेट डिसोसिएट होगा और कोई भी अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, यस। ये बात क्लियर है बेटा, ओके। देखिए अब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कितने कंस्टिट्यूएंट है पहले ये देखिए, और वो कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएट होगा। देखिए जब सोडियम सल्फेट कंप्लीट अपने आयन में टूट ही जाएगा तो सोडियम सल्फेट तो रहेगा ही नहीं ना, सोडियम सल्फेट खुद तो सॉलिड जो है वो तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो अपने आयन में टूट चुका है, यस। तो उससे क्या बन गया, उससे तो एक स्पीसीज बन गई Na पॉजिटिव, एक क्या बन गया सल्फेट, तो एक तो वहां क्या है Na पॉजिटिव स्पीसीज है, एक वहां सल्फेट है, पानी जबकि टूटा ही नहीं तो तीसरा कौन है, वाटर। तो कंस्टिट्यूएंट कितने हुए उसमें 3। अब इक्विलिब्रियम क्या कोई है, बिल्कुल नहीं है। इक्विलिब्रियम तो तब होता जब वो कंप्लीट अपने आयन में ना टूटता, तब सोडियम सल्फेट और Na पॉजिटिव और सल्फेट आयन के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होता, अब तो कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं बना ना, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट है, और कंप्लीट डिसोसिएशन को आप कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हो, आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, वीक को इक्विलिब्रियम से सेटअप किया जाता है, ऐसे कोई वीक तो है नहीं। तो यहाँ क्या कह दिया उसने, कंप्लीट अपने आयन में डिसोसिएट हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएट होने की वजह से क्या हुआ, एक बना Na पॉजिटिव, एक बना सल्फेट, और पानी टूटा ही नहीं तो पानी का पानी, तो 3 तो आपके पास क्या हुए कंस्टिट्यूएंट, कोई इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ नहीं। और आयन क्या कोई चार्ज न्यूट्रलिटी की रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल है। एक बार जब Na2SO4 टूटा तो 2 Na पॉजिटिव 1 सल्फेट के बराबर है, चार्ज वाइज देखो 2 Na पॉजिटिव इज इक्वल टू सल्फेट, एक रिलेशन यहां बनी कि 2 Na पॉजिटिव इज इक्वल टू सल्फेट आयन, यस। तो एक यहां क्या है, एक यहां रेस्ट्रिक्शन आपको जरूर दी गई, इसका मतलब R आपके पास है तो N 3 है, E 0 है, R 1 है, तो अब आपके पास C की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, ये भी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो हाँ बेटा, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैं अभी मैं वाचिंग देख पा रहा हूं, मेरे सामने ओनली 9 बच्चे हैं, देख लो बेटा। इंटरेस्टिंग किस बात पे डिपेंड करता है मैं नहीं जानता, ओके, यस। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा केस, मैंने कहा था 3 केस आपके सामने है, और तीसरा केस देख लीजिए। तीसरा केस है कि वो इनकम्प्लीट डिसोसिएट है, कौन, साल्ट। साल्ट भी इनकम्प्लीट है, पानी भी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं टूट रहा, और अगर कंप्लीट नहीं टूट रहा तो इक्विलिब्रियम सही सेटअप होगा, बिल्कुल। इस बार इक्विलिब्रियम की भी बात आएगी, क्योंकि जैसे ही सोडियम सल्फेट अपने आयन में टूटेगा तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा किसके बीच में, Na पॉजिटिव और सल्फेट के बीच में। अब आप देख सकते हैं यहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, यस। इसका मतलब ये स्पीसीज भी है, कंप्लीट नहीं टूटी तो सोडियम सल्फेट भी बचेगा, Na पॉजिटिव बन गया, सल्फेट बन गया, मतलब 3 स्पीसीज तो इनकी हो गई, और 3 ही वाटर की होगी, क्योंकि एक वाटर हुआ, एक H पॉजिटिव हुआ, एक OH नेगेटिव हुआ। तो टोटल आपके पास इस बार नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी हुई, नंबर ऑफ स्पीसीज आर 6, यस। अब केस आप देखिए N कितना है, 6 आपके पास है। कौन कौन, सोडियम सल्फेट भी वहां है, Na पॉजिटिव बन गया, सल्फेट वहां बन गया, पानी था क्योंकि कंप्लीट आयन में नहीं टूटा, H पॉजिटिव भी था, वाटर से बना था, OH नेगेटिव भी वाटर से बना था।
तो ये टोटल आपके पास 6 स्पीसीज हुई, तो n की वैल्यू आपके पास इस बार कितनी आ गई? 6। अब देखिए इक्विलिब्रियम कितने हुए? 2। एक तो सोडियम सल्फेट, इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, और एक वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। यस, इस बार आपके पास इक्विलिब्रियम कितने हुए? 2। और चार्ज न्यूट्रलिटी कितनी है? एक तो 2 सोडियम बराबर 1 सल्फेट और AH पॉजिटिव बराबर OH नेगेटिव, 2 आपके पास चार्ज न्यूट्रलिटी भी है। यस, ओके। तो अब देखिएगा, अब हुई बात कि C की वैल्यू कितनी है? वही 6 - 2 - 2 दैट इज 4, दैट इज 2। C इज इक्वल टू 2। ये भी आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं? आप इन सारी बातों को फॉर्मूला वाइज क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, यस। अब मैं चलता हूं इस टॉपिक पर। अब मेरे पास है चौथा, आपको बताना है बेटा, ये बिल्कुल मैंने सोल्व नहीं किया। इनकम्प्लीट डिसोसिएट है किसका? कंप्लीट तो है साल्ट का, और वाटर है इनकम्प्लीट। यस, ये निकालिए। साल्ट कंप्लीट है और वाटर इनकम्प्लीट है। कैलकुलेट करके बताइए बेटा कितने हैं? यस, साल्ट कंप्लीट है और वाटर इनकम्प्लीट है। कैलकुलेट करके बताइए बेटा। यस, कंपोनेंट कितने होंगे बेटा? साल्ट कंप्लीट आयन में टूटा हुआ है, जबकि वाटर इनकम्प्लीट। नाउ वाचिंग है मेरे पास 7। यस, नाउ वाचिंग है 7 ओनली। टू कंपोनेंट है ये भी। अच्छा बेटा, पहले 2 आंसर आए हैं, तो इसका भी 2 आएगा, ऐसे लगा क्या? यस, 2 या कैलकुलेट करके बताया? यस बेटा, कैलकुलेट किया है यूं ही। यस, 2 यस। किरण 3, उषा 3, यस। प्रियंका 2। बेटा नोटबुक पेन है, यूं ही बैठे हो मेरी तरह? यस। सिक्स वाचिंग बेटा, बस आप बचिए 4-5। यस, चलो बेटा इसका आंसर बताता हूं। यस, देखिएगा। ओके ओके बेटा, कैलकुलेट कीजिए। देखिए, सोडियम सल्फेट अगर कंप्लीट अपने आयन में टूटेगा तो वहां बनेगा Na पॉजिटिव और सल्फेट। यस, ओनली Na पॉजिटिव एंड सल्फेट, 2 तो हुए Na2SO4 से। वाटर से आएंगे 3, खुद वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो टोटल हुए 5। N की वैल्यू आएगी 5। इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही आएगा, वाटर वाला। इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही आएगा, वाटर वाला। यस, तो इसका मतलब E की वैल्यू आएगी 1। E की वैल्यू आएगी 1। यस, लेकिन R 2 आएंगे। 2 कौन से? सोडियम जितने हैं उतने सल्फेट, और H पॉजिटिव जितने हैं उतने OH नेगेटिव। यस, जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव। इस बार क्लियर है, N की वैल्यू 5 है। यस, N की वैल्यू 5 है। प्रियंका वेरी गुड बेटा, 5 और 2। देखता हूं, अभी क्लियर करता हूं। N की वैल्यू 5 है, इक्विलिब्रियम 1 है, वेरी गुड, और चार्ज रेस्ट्रिक्शन 2 है। वेरी गुड बेटा, 5 और 2। प्रियंका वेरी गुड बेटा, आंसर इज 2। 5 - 1 - 2 दैट इज 2। वेरी गुड आंसर। यस, नेक्स्ट बेटा, प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन मेरा, KCl NaCl एंड वाटर सिस्टम। कैलकुलेट करके बताइएगा। KCl NaCl एंड वाटर। बेटा बस हम 5 है, बस 5 वाचिंग हेयर। KCl NaCl एंड वाटर। चलो मैं बता देता हूं बेटा, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे कंसीडर कीजिए। यस, KCl NaCl एंड वाटर।
कैलकुलेट कर रहे हो क्या बेटा? यस। केसीएल कंप्लीट अपने आयन में टूटेगा, NaCl कंप्लीट अपने आयन में डिसोसिएट होगा। यस। उषा 1। ओके बेटा, अभी चेक करता हूं। यस। किरण 713। ओके 713। यस, अभी चेक करता हूं बेटा। मेरे पास भी नोटबुक पेन नहीं है, मैं 1 मिनट अभी चेक करके आपको बताता हूं बेटा। यस। प्रियंका, कौन किसका पूछ रहे हैं बेटा? कंप्लीट डिसोसिएशन। NaCl जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, बाकियों के बेटा आंसर आ चुके हैं। अभी आप पूछ रहे हैं कंप्लीट टूटेगा क्या? कितनी बार बोला है बेटा मैंने कि NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हर बार वहां बताएगा नहीं, सिर्फ एग्जांपल आएगा वहां पे। यस। जब KCl स्ट्रॉन्ग अपने आयन में टूटेगा देन K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। NaCl जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वाटर यहां नहीं बताया आपको तो आप वीक में कंसीडर कीजिए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर वीक है। यस। जब कुछ भी नहीं बताया कॉमन बात कीजिए। यस। ओके, वेरी गुड रोहन भाई, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ स्पीसीज आपके पास कितनी है? एक K पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक Na पॉजिटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव कॉमन आ चुका है, वो मत लीजिएगा। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड वाटर। टोटल N इज इक्वल टू 6, नॉट 7। N इज इक्वल टू 6 एयर। प्रियंका बेटा 7 कैसे हुए? जब NaCl में भी Cl है, KCl में भी Cl है, तो 2 बार क्यों कंसीडर कर रहे हैं आप उसे? एक बार कीजिए। मनप्रीत 7 बेटा कैसे 7 बताइएगा? KCl कंप्लीट अपने आयन में टूट चुका है तो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 2 बने। NaCl जब कंप्लीट अपने आयन में टूट चुका है तो Na पॉजिटिव भी कंसीडर करोगे, Cl नेगेटिव तो बेटा पहले ही है वहां पे। प्रियंका 632। यस। अब देखिए, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड वाटर, ये टोटल 6 है बेटा। यस। और इक्विलिब्रियम सिर्फ 1 हुआ वाटर वाला, इक्विलिब्रियम सिर्फ 1 है वाटर का। प्रियंका बेटा 632 कहां से आया 3 इक्विलिब्रियम? बेटा कहां से लेके आए आप 3? इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम तो वीक का केस है, वीक सिर्फ आपने वाटर का माना है, तो कहां से आपने 3 कर दिए बेटा? इक्विलिब्रियम तो सिर्फ 1 है जो वाटर के केस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ है। देन 6 1 एंड अच्छा, चार्ज रेस्ट्रिक्शन की बात करता हूं। चार्ज रेस्ट्रिक्शन कितना है? K पॉजिटिव जितना है उतना Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव जितना है उतना Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव जितना OH नेगेटिव है। 3 है, 6 - 1 - 3 है। मनप्रीत का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 6 - 1 - 3, आंसर इज 2 हेयर। यस। बेटा 2 कैसे है आप बताइए? 2 कैसे है पहले तो ये बताइए। चार्ज रेस्ट्रिक्शन 2 कैसे है? जितना H पॉजिटिव है उतना OH नेगेटिव है, जितना K पॉजिटिव है उतना Cl नेगेटिव है, जितना Na पॉजिटिव है उतना Cl नेगेटिव है बेटा। ये तभी बात बोली थी, पेन ले लीजिए, ये चैप्टर ऐसा ही है बिल्कुल। बोर्ड पे भी करवा सकता था मैं इसको, बोर्ड पे भी करवा सकता था, लेकिन उसमें एक ही एग्जाम्पल लिया जा सकता था, एक ही सिंगल। इस वजह से नहीं करवाया मैंने इसे, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, और आप लोग गायब हो जाते हैं लेक्चर को छोड़ के। यस। ओके ओके। यस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रेडी रहिए। यस। KCl NaBr एंड वाटर, KCl NaBr एंड वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है KCl NaBr एंड वाटर। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaBr भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
713, यस। कोई बात नहीं बेटा, और निकालने दीजिए, अभी बताता हूं। बिल्कुल 613 मनप्रीत। उषा 4 आंसर। चलो बेटा आप बस इतना बताइए, इसमें ई कितना है, इक्विलिब्रियम कितने हैं? इक्विलिब्रियम कितने हैं बेटा? यस। अच्छा एक ही है, वेरी गुड, पूरी क्लास एक है, वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए, आपने एन कितने कैलकुलेट किए हैं? यस एन, एन कितने कैलकुलेट किए बेटा? इसको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। एन बताइए कितने कैलकुलेट किए आपने? पूरी क्लास एक इक्विलिब्रियम है, वेरी गुड बेटा। रोहन एक कैसे? बिल्कुल सही बात है, एक कैसे भाई? रोहन तो कम से कम इंटेलिजेंट बच्चा है भाई। इक्विलिब्रियम 1 कैसे? रोहन का भी यही क्वेश्चन है। अच्छा सभी ने 7, ओके ओके ओके, कंपोनेंट सभी 7 मान रहे हैं, यस ओके। चलो बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, मुझे पता था इसको बताना ही पड़ेगा, सभी को लगता है 7 है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। KCl बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयन में तोड़ दीजिए, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब तक मेरे हिसाब से सबका सही है, ओके। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसे अपने आयन में तोड़ दीजिए, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ना सॉरी NaBr है, ओके ओके NaBr है, तो Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, यस। वाटर क्योंकि मैंने कहा वीक है, वीक है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव और इक्विलिब्रियम में है। आपको बस इतना ही दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई इतना ही दे रहा है। एक हिस्सा जो दिखाई नहीं दिया वो बताता हूं बेटा। K पॉजिटिव और Br नेगेटिव के जुड़ने की टेंडेंसी बहुत आई है, जो आपको नहीं पता होगा। इसमें KBr बनेगा, K पॉजिटिव और Br नेगेटिव आपस में कंबाइन होके क्या बनाने की कोशिश करेंगे? ये बनाने की कोशिश करेंगे KBr, और जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव आपस में कंबाइन होके इक्विलिब्रियम सेटअप कर जाएगा और क्या बना देगा? KBr, यस ओ बिल्कुल KBr बनेगा बेटा। प्रियंका वेरी गुड बेटा, KBr बनेगा इसमें, यस बिल्कुल बिल्कुल KBr भी बनेगा। NaCl अगर बन भी जाएगा तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो फिर से अपने आयन में टूट जाएगा बेटा। प्रियंका सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये NaCl अगर बन भी गया ना, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर कंबाइन होके बन भी गया तो भी तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डिसोल्व होगा, दोबारा से टूट जाएगा, तो उसका बनना तो कोई मैटर नहीं करता ना, क्योंकि एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव कंबाइन होकर आप NaCl बना रहे हो, और वही NaCl पानी में डिसोल्व होकर फिर से अपने आयन में टूट जाएगा, तो बने तो आए नहीं ना वापसी। इसीलिए आपको NaCl फॉर्मेशन चाहे ना दिखाइएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली अपने आयन में टूट जाएगा, यस उसको मत कंसीडर कीजिएगा, NaCl को मत कंसीडर कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, यस। KBr को करना पड़ेगा, क्योंकि KBr वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। KBr बनेगा, बिल्कुल सही बात है, KBr बनेगा, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए जो पहले तो N7 कह रहे थे वो ध्यान से सुनिए, N हेयर 8, N कितने हैं? 8 है। पहले तो इस बात को करेक्ट कीजिए आप सारे बच्चे, N कितने हैं? N इस बार 8 है, यस बिल्कुल सही बात है बेटा। NaCl तो डिसोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है किरण बेटा, NaCl डिसोल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बेटा इक्विलिब्रियम NaCl वाला नहीं आएगा ना, इक्विलिब्रियम NaCl का, ओके बेटा, ओके प्रियंका बेटा, ये ओके ओके हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे पास हो सकता है आंसर आपके लेट आते होंगे, यस बिल्कुल।
तो देखिए n मेरे पास 8 है और E मेरे पास 2 है, इस बार E 2 है। सारे 1 कंसीडर कर रहे थे, 2 कंसीडर कर लीजिए। 2 कौन सा? एक KBr बनने वाला इक्विलिब्रियम और एक वाटर वाला इक्विलिब्रियम, 2 कंसीडर कर लीजिए बेटा। यस, ओके। तो वो 8 कर लीजिए, वो 2 कर लीजिए। अब चार्ज न्यूट्रलिटी पे आ जाइए। वो क्या था? ए के पॉजिटिव इज इक्वल टू Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव इज इक्वल टू Br नेगेटिव, यस। H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव इज इक्वल टू एंड K पॉजिटिव इज इक्वल टू Br नेगेटिव आल्सो एयर, यस। 4 कर लीजिएगा इसे, यस, ओके। तो उसे 8 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, यस, 4 कर लीजिएगा, 2 आंसर आएगा इसका। ओके बेटा, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, नेक्स्ट चलता हूं। यस, KClO3 को हीट कर दिया, KClO3 को क्लोज वेसल में हीट कर दिया। यस, टाइम बहुत जा रहा है बेटा, टाइम बहुत जा रहा है, थोड़ा सा फास्ट। मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन थोड़े से टफ है। यस बिल्कुल, KClO3 को हीट कर दिया, क्या बनेगा बेटा? बेटा KClO3 को आप हीट करोगे तो KCl और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ये मैं बता देता हूं। KCl बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। यस, कंपोनेंट कितने होंगे वो देख लीजिए। एक KClO3 होगा क्योंकि वीक है, KClO3 होगा। यस, एक KCl बनेगा, एक O2 बनेगा, 3 चीजें बनेगी। इक्विलिब्रियम एक आएगा, कोई चार्ज नहीं है क्योंकि KCl हीट किया है, तोड़ना नहीं है। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में मत तोड़ दीजिएगा। यस, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में मत तोड़ दीजिएगा क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं किया, हीट करना है इस बार। इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊं उसमें लिख दीजिएगा। टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए बोल रहा हूं। यस, एक और बस ये थोड़ा सा जल्दी बता दीजिएगा। एसिटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। यस, एसिटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, हाँ ये बेटा करके दिखाइएगा। एसिटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, किरण वेरी गुड बेटा, पहले वाले का आंसर बिल्कुल सही है। यस, एक्वस सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। यस बेटा, उषा 0। अच्छा, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सब खाली, कंपोनेंट ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, कुछ तो होगा पानी होगा, एसिटिक एसिड होगा, कुछ तो होगा। अच्छा, कोई कंपोनेंट ही नहीं है मतलब। वेरी गुड, प्रियंका 622। ओके, चलो बेटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बुक्स भी कई चीजें कंसीडर नहीं करती, वो बताता हूं, सुनिए। एक तो एसिटिक एसिड डाइमर बनाएगा, वो इक्विलिब्रियम कोई कंसीडर नहीं करेगा। तो डाइमर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप कई बार कोई चीज भूल जाते हो ना, उसकी बात बताता हूं। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, सपोज करिए किसी बंदे ने क्या किया, एसिटिक एसिड का डाइमर बना दिया। तो अगर वो एसिटिक एसिड का डाइमर बनाएगा तो एक स्पीसीज बढ़ जाएगी और उधर से एक इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। बात वहीं की वहीं आ जाएगी ना। यस, देखिए, अगर कोई एसिटिक एसिड का डाइमर बना दे, मान लीजिए, तो एक एसिटिक एसिड हो गया, एक उसकी डाइमर फॉर्म होगी। तो एक तो इक्विलिब्रियम नया बन गया, यस, और एक कंपोनेंट। तो बात तो वही होगी ना, वो माइनस हो जाएंगे, वैसे का वैसे सेटअप आ जाएगा। इसीलिए मैं अलग अलग चीजें पूछ रहा हूं आपसे। यस, तो इतना आप कोई कई बुक है, मान लीजिए कोई कंसीडर नहीं करती, कोई चीज नहीं लेती, तो इतना आप परेशान मत होइएगा। यस, तो आप इतना परेशान मत होइएगा बेटा इस चीज से। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर कई बार आपके पास ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के माइंड में आए कि एसिटिक एसिड अपने आयन में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे केस में एक इक्विलिब्रियम भी तो बढ़ जाएगा ना। अगर मान लीजिए आप यूं भूल गए कि एसिटिक एसिड एक डाइमर बनाएगा, मान लो कोई ये लेके चल पड़े कि एसिटिक एसिड एक डाइमर बनाए,
तो अगर वो डाइमर बनाए तो क्या होगा, डाइमर बनाएगा तो एक डाइमर बनेगा, वो तो एक नई स्पीसीज हो जाएगी और उनके इक्विलिब्रियम जो आएगा वो माइनस हो जाएगा, तो वहीं के वहीं आप पहुंच जाओगे। इसलिए इतने ज्यादा परेशान मत होइएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा, इस लेक्चर को सुनने के बाद भी एक बार बुक खोल के देख लीजिएगा, बहुत काम की है इस वक्त तो आपके। यस, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्कस होने के बाद वहां गलत हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी जरूरी है। ओके, यस, अब केस देख लीजिए, ऐसा और दे देते हैं, एक एग्जांपल और देखिए आपको, हालांकि इनको करके देख लीजिएगा, मैं कल डिस्कस कर लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। यस बेटा, अभी देखिए आपको कहा NH4Cl, NH4Cl, अमोनिया और HCl, तीन चीज वहां है, और यहां अमोनियम क्लोराइड डिसोशिएट हो रहा है, ये कह रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एक केस, क्योंकि ऐसा केस दे देते हैं इसलिए मैंने खुद डिस्कस किया है इसको। वो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl, ये तीन चीजें हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl, तीन चीजें हैं, और उनमें से अमोनियम क्लोराइड ही डिसोशिएट हो रहा है, HCl नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, उसने कंडीशन बताई है कि अमोनियम क्लोराइड अंडरगो डिसोसिएशन व्हेन, कंडीशन देखिए, व्हेन प्रेशर इज ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl। तो देखिए, प्रेशर ऑफ अमोनिया अगर प्रेशर ऑफ HCl इक्वल है तो क्या होगा, और इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों आपको देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोनों आपको देखना है, अगर तो देखिए अमोनियम क्लोराइड को कोई डिकम्पोज करे तो अमोनिया और HCl बनेंगे, और अमोनिया जितना बने उतना ही HCl बन जाए, तो देखिए उन दोनों को तो अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको एक कंपोनेंट कम करना पड़ेगा। और अगर उन दोनों का प्रेशर अलग अलग है तो आपको बिल्कुल अलग कंसीडर करना पड़ेगा। यस, ये बात याद रखिएगा मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तो प्रेशर दोनों का एक है तो कंपोनेंट आप कम कर दीजिएगा, क्योंकि उन दोनों में से तो एक को बता दिया तो दूसरा उतना ही है, आपको दूसरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर, या इसको एक इक्विलिब्रियम मान लीजिए कि P अमोनिया बराबर P HCl, या इसको रेस्ट्रिक्शन मान लीजिए कि P अमोनिया बराबर P HCl, एक रेस्ट्रिक्शन कंसीडर कर लीजिए इसे, तो एक -1 हो जाएगा आपका। यस, फिर भी आप इसको करके देख लीजिए, ना समझ आए फिर भी मेरे से पूछ लीजिएगा। यस, मैं फिर कह रहा हूं, ना समझ आए तो ये भी आप मुझसे पूछ लीजिए। अब भी अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप प्लीज प्लीज लिख दीजिए, ताकि अब भी मैं इस चीज को बता सकूं। यस, बेटा अभी मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये बात मेरी समझ आई है तो ठीक है, वरना पूछ लीजिए कि क्या है। ये लास्ट केस नंबर 5 देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया HCl बन रहा है, जिसमें केस आपको कहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड ही डिकम्पोज हो रहा है, HCl डिकम्पोज नहीं होगा। यस, ये केस आपको दिया है, केस समझिए। केस समझ आया बेटा? ओके उषा, क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं, इसीलिए ही मैं पूछ रहा हूं, वरना ये करवाया लेक्चर ही बेकार हो जाएगा मेरा। यस, ओके दीपाली, रिपीट कर देता हूं बेटा, अभी कर देता हूं। यस, बिल्कुल बेटा अभी कर देता हूं। यस, 1 मिनट पानी पी लूं बेटा, बस मैं अभी आपको बताता हूं बेटा, 1 मिनट। ओके बेटा अभी रिपीट करता हूं, बिल्कुल।
यस बेटा, ये केस देखिए, मैंने आपको कहा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। ये देखिए, अगर NH4Cl अपने आयन में डिसोसिएट हो तो क्या बनाए, NH3 एंड HCl, और दोनों ही गैस है। और जब दोनों गैस है और इन दोनों गैस का प्रेशर इक्वल है, इनमें एक रिलेशन तो बन गई ना, NH3 इज इक्वल टू, देखिए NH3 इज इक्वल टू HCl, की प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू HCl। जो उसमें आप रेस्ट्रिक्शन क्या लिया करते थे, जो आप चार्ज रेस्ट्रिक्शन लिया करते थे, उसको आप प्रेशर की रेस्ट्रिक्शन कंसीडर कर लीजिए कि NH3 इज इक्वल टू HCl। स्पीसीज आपके पास NH4Cl, NH3 और HCl रहेगी, ये बात सही है। यस, स्पीसीज यही रहेगी, बिल्कुल ये बात सही है। यस, इक्विलिब्रियम एक ये रहा आपके पास, ये भी सही रहेगा। एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी आपके पास, NH3 इज इक्वल टू HCl। इस केस में, पहले वाले केस में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो N आपके पास 3 होंगे, इक्विलिब्रियम 1 होगा, रेस्ट्रिक्शन 1 होगी। यस, तो आएगा 1 आंसर। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, देन N इज इक्वल टू 3, E इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में आपके पास कंपोनेंट 2 आ जाएंगे। तो ऊपर वाले केस में कंपोनेंट 1 आएगा और नीचे वाले केस में कंपोनेंट 2 आएगा। ये बात अगर नहीं समझ आई फिर से पूछ लीजिए। यस, अगर ये बात नहीं समझ आई फिर से पूछ सकते हैं बेटा बी। यस, यस बेटा, फिर से पूछ सकते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, NH4Cl अगर अपने आयन में डिसोसिएट, सॉरी, अगर NH4 डिकम्पोज हो तो बनेगा NH3 एंड HCl। तो ए, और पहले वाले केस में कह रहा है कि जितना NH3 का प्रेशर है उतना ही HCl का। तो एक तो रेस्ट्रिक्शन ये होगी ना कि NH3 इज इक्वल टू HCl, तो उसको रेस्ट्रिक्शन में कंसीडर कर लीजिए। अगर वो रेस्ट्रिक्शन हो गया, यस, तो R की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो कंपोनेंट आपके पास 3 हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम पहले ही 1 है, रेस्ट्रिक्शन 1 हो जाएगी, तब तो आपके पास 3 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो प्रेशर अगर बराबर है तो आप 1 कंपोनेंट सिस्टम बन जाएगा। अगर प्रेशर बराबर नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन कंसीडर मत कीजिए, तो आपके पास N -1 -0 हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम आ जाएगा। वेरी गुड, अगर बेटा समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। यस, बहुत अच्छे बेटा। यस, वेरी गुड बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस यही हमारा मेन मोटिव है। यस, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बारे में बोला था कि आज का लेक्चर ही कुछ ऐसा है कि हमें भी निकालने में थोड़ा सा जोर आया इस चीज़ को, और प्रिपेयर करके जब आपके सामने लेके आए, अगर ये यहाँ ही क्लियर हो जाते हैं तो एग्जाम में आपको दोबारा से इसे 0 से नहीं करना पड़ेगा। यस, यही मेरा टारगेट था बेटा आज का, वरना ये बोर्ड पे भी करवा सकता था मैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया जाता। ओके, तीसरी चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरी चीज यहाँ सबसे पहले मैंने आपको फेज के बारे में बताया, उसके बाद आपको मैंने समझाया था कंपोनेंट्स के बारे में, और अब जो मेरे पास है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या चीज होती है, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, अब ध्यान से सुनिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है यहाँ पर, देखिए आपको क्या करना है, आपको किसी सिस्टम को कंप्लीट रूप से डिफाइन करना है, उसकी कंडीशंस को आपको डिफाइन करना है। तो आपको कितनी चीजें आपको पहले बतानी पड़ेगी, कितने ऐसे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, मिनिमम से मिनिमम ऐसे कितने इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं जिनको आपको समझाना ही पड़ेगा, जिनके बिना आप उस कंडीशन को समझा ही नहीं सकते, सिस्टम को कंप्लीटली समझा ही नहीं सकते। जैसे आज किसी के फेज को समझाना है कि सॉलिड में है तो उसका टेम्परेचर बताना पड़ता है, ऐसे उसका प्रेशर बताना पड़ता है। तो कितने मिनिमम ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी सिस्टम को की कंडीशन को कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिक्स करने ही पड़ेंगे। तो ऐसी जो चीज है वो मिनिमम से मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वही क्या होती है, वही होती है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, F से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल, इसको देखिएगा, इसको और भी एक नाम दिया जाता है, वो है वेरिएंस। इसको फिर कहता हूं वेरिएंस भी पूछ लिया जाएगा डेफिनेशन में। वेरिएंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही यहाँ वेरिएंस का नाम दिया गया है। यस, कुछ एग्जांपल देख लीजिए वेरिएंस को, कुछ ऐसे लिखा आएगा आपके पास,
अगर मान लीजिए किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसको इनवेरिएंट सिस्टम या नॉन वेरिएंट सिस्टम बोला जाता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसको यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट सिस्टम कहा जाता है, और अगर 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसको बाई वेरिएंट कहा जाता है। ऐसे ही आप कंटिन्यू कर लीजिए, इस तरीके से इस चीज को समझाया जाता है। तो ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने पहले कहा यूनिवेरिएंट बाई वेरिएंट ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन यहाँ पर। और यहाँ एक एग्जांपल से मैंने इसको बताया कि आप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यही फेज रूल की जरूरत थी। अब एक केस आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट का है। आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के केस में जैसे ही आपने इसे हीट किया तो लाइम बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है और इसमें आपको फेज रूल की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर फेज रूल से रिलेटेड था। अब ये समझाने की जरूरत थी कि यही तो 3 चीजें थी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एफ, कंपोनेंट मतलब सी, फेज मतलब पी, एंड +2। ये +2 एक टेम्परेचर और एक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। एक टेम्परेचर और एक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यस तो इस केस में अगर देखें तो मैंने सी निकालना आपको बता दिया, कंपोनेंट निकालने सिखा दिए, आपको फेज निकालना पहले बताया था। तो आप पहले कोई भी अगर ऐसे सिस्टम आपको दिया जाए तो उसमें आपको कंपोनेंट निकालने होंगे, उसके फेज आपको निकालने होंगे, आपको पुट करना होगा इस फॉर्मूले में। उससे आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करोगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए ही फेज रूल दिया गया था। तो इस चैप्टर में हम फेज रूल ही पढ़ने वाले थे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और इसके लिए जिन जिन टर्म्स की यहां आज जरूरत थी मैं सभी टर्म को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसी के साथ ही मेरा